मैं विजेश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की बात करने जा रहा हूं। ये लेक्चर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि किसी भी टाइप के कॉम्पिटिशन्स की अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें, केवीपीवाई की बात करें, आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें या आगे बीएससी की बात करें, बीएससी में फिर ये टॉपिक आता है और उससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कहां बनता है? एनर्जी के फार्मूले के ऊपर। हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। वेलोसिटी की बात करेंगे हम, कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेडियस की बात करेंगे, उनके में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ के ऊपर फार्मूले हैं। अगर यूनिट्स को चेंज करते हैं वो सब मैं डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक बताने वाला हूं, तो एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। मगर सबसे पहली बात होती है कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की जब हम बात करते हैं 1930 के अंदर बोहर्स ने दिया था इस थ्योरी को। मगर इसको थ्योरीज को जब इन्होंने दिया तो उसके पीछे ऐसी क्या जरूरत थी, यानी ये बात कहें कि इससे पहले जो थ्योरी थी वो क्या चीज एक्सप्लेन ना कर पाई जिसकी वजह से बोहर्स मॉडल थ्योरी की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। तो हमें पहले इसकी लिमिटेशंस पढ़नी पड़ेगी इससे पहले की थ्योरी की, क्योंकि किसी भी थ्योरी की जो लिमिटेशंस होती हैं स्टूडेंट, वही अगली थ्योरी को जनरेट करने के लिए काज होता है, यानी रीजन होता है। ठीक है ना। तो हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये अपने आप में। क्लास में जब सीबीएसई के जब पेपर होते हैं तो ये क्वेश्चन +1 में जनरली टीचर पूछता है, बट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं। मैं फिर एक बार रिकॉल कर देता हूं। क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो हमने क्या देखा उस टाइम कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द एटम्स, यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। फिर दूसरी हमने देखा कुछ सम रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल आर डेविएट फ्रॉम सम एंगल्स, इट मींस देयर इज सम हाईली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल कम बैक, इट मींस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो अगर हम ये बात करें, हम कहें कि ये न्यूक्लियस है और ये हमारा एक एटम का मैंने जैसे डायग्राम बना रखा है, हमारी माइंड पिक्चर आनी चाहिए। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उसने ये कहा कि सपोज करिए कि क्रिकेट का मैदान है और उसके बीच में मैंने एक बॉल रखी, तो जो बॉल है वो तो न्यूक्लियस है और जो क्रिकेट का पूरा मैदान है वो एटम है। तो आप यहां से इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ द एटम। एक तरह से हम ये नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, इतना कम वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में उस टाइम रदरफोर्ड के टाइम की हम बात करें तो एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसने कहा 2 पार्ट होते हैं एटम के, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन मूव करते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बाद में अब हम चैडविक ने, आपको पता ही है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो हम न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव करते हैं। मगर रदरफोर्ड ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? बोहर्स ने। क्यों नहीं दे पाया रदरफोर्ड? उसकी बात करें तो उसकी सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी कि कुड नॉट एक्सप्लेन stability of atom, explain the stability of atom। स्टूडेंट मैं मैक्सिमम आपको समझाने पे ध्यान देता हूं। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, जहां से अगर आप याद करने के लिए पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना वो देखना चाहते हैं तो वो सब उसमें आपको मिल जाएगा। वो भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। बात करें तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो कैसे? तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जब कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अलोंग मूवमेंट करता है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता रहता है? इमिट करता रहता है। और अगर हम इस थ्योरी को माने तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी क्या करता रहेगा? रिलीज करता रहेगा और धीरे धीरे क्या करेगा? न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड वी से एटम शुड कोलैप्स। एटम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मगर ऐसा जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ही हम कहते हैं कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा पॉइंट ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया स्टूडेंट? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में? जैसे आज हमें पता है बोहर्स मॉडल में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगले में 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32 आते हैं। इस तरह की हम बात करते हैं, पहला के शेल है, इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया। तीसरी बात करें, ही कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा।
लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। अब वैसे तो हम हाइड्रोजन, बोहर्स इस चीज को नहीं बता पाया, बोहर्स ने केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए बात की लाइन स्पेक्ट्रा की, मगर रदरफोर्ड की लिमिटेशंस हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन लिमिटेशंस को देखते हुए जो अगली जनरेशन होती है साइंटिस्ट, उन्होंने सोचा भाई इनको दूर कैसे करते, उनको दूर करने के लिए बोहर्स ने थ्योरी दी ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर किसी स्टूडेंट ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का मेरा लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन है स्टूडेंट वीडियो के ऊपर, अगर आप उसे दबाएंगे तो आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की वीडियो ऑन हो जाएगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वहां से आप उसे देख सकते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसी इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है वो क्या करता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है। या हम ये कहते हैं कि बोहर्स ने क्या किया, एक नए युग की शुरुआत की, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम के ऊपर सारा यानी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। अब उसने क्या कहा उसकी बात करते हैं। रदरफोर्ड की बात, लिमिटेशंस हम कर चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। सबसे पहला पॉइंट क्या उसने कहा कि जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है स्टूडेंट, और न्यूक्लियस में क्या पड़ा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, और उसके बाहर एनर्जी, उसके बाहर क्या एनर्जी के शेल हैं, दीज आर द एनर्जी शेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMNO। और इसी को स्टूडेंट हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ये न्यूक्लियस है आपका KLMN, और इसी को 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ शेल है, 1 2 3 4 ये क्या है, नंबर ऑफ शेल है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अब कैसे पता चला कि भाई क्या है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो मूवमेंट करेंगे, स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर आपने ये पर्टिकुलर पाथ दिखाए हैं, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर सकता क्या? ऐसा क्या है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर सकता? तो बोहर्स ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है MVR, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ओनली दोज एनर्जी लेवल्स आर कंसिडर्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूव हु ओबे दैट फार्मूला, यानी MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, MVR इक्वल टू H अपॉन 2 पाई। और अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन में, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा था मैं, फर्स्ट ऑर्बिट, और अगर सेकंड में इलेक्ट्रॉन पड़ा, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, MVR इक्वल टू 2H अपॉन 2 पाई, यानी H अपॉन पाई। अब वो कह रहे हैं कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसके जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है फिक्स है H अपॉन 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट में पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है, H अपॉन पाई। कभी भी जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए क्वांटाइज्ड वैल्यू। ये क्या है, क्वांटाइज्ड वैल्यू है, और जो इलेक्ट्रॉन इसको ओबे करेंगे वही एनर्जी लेवल्स को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टडी करते हैं। ये नहीं कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, नहीं, केवल इन एनर्जी लेवल्स पे क्या करेगा, ओबे करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अगर हम बात करें तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर सकते हैं। मगर जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लोग जैसे मोशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट। और अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, kZe² अपॉन r²। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो ये होता है mv² अपॉन r।
तो यहां से स्टूडेंट हम बाद में जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं डिराइव करूंगा। अभी मैं जो फार्मूले आपको करवाने वाला हूँ रेडियस के, एनर्जी के और वेलोसिटी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वहां भी सारी चीजें क्या होंगी स्टूडेंट, इस्तेमाल होंगी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। ये थ्योरी भी ओबे होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये नहीं है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ही क्या करेगा, मूव करेगा। और इन ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, फिक्स होती है। एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। अब यहां पे कई बार एक माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, सर स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स, तो क्या इलेक्ट्रॉन फिक्स है? नहीं, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर पाथ कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे स्टेशनरी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? स्टेशनरी वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि जब इलेक्ट्रॉन इस कंटिन्यूसली इस पाथ के अंदर मूव करता है, इट नाइदर रिलीज नॉर गेन एनर्जी। ना तो ये एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एनर्जी गेन करता है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। और इसकी वजह से हम इसको स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो मोशन कर रहा है, बट जब ये मोशन कर रहा है ना तो एनर्जी का रिलीज करेगा ना गेन करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट। और इसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और इसी को स्टूडेंट बोल देते हैं हम नॉर्मल स्टेट, कि भाई इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में है। तो जब नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ना तो एनर्जी का गेन करेगा ना लूज करेगा। बट अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करें, मान लो इलेक्ट्रॉन मेरा के शेल में पड़ा हुआ है और मैंने इसके ऊपर लाइट की बम्बार्डमेंट किया, किसी वजह से इसको लाइट एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा। ऐसा कब होगा, जब ये एनर्जी क्या करेगा स्टूडेंट, एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर पे चला तो गया, मगर हमें पता है हायर इज द एनर्जी, लेसर इज द स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा, अभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे डायरेक्ट भी आ सकता है, पहले दूसरे पे, इसके बारे में रैडबर्ग कांस्टेंट फार्मूले में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं, एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी। और जिस स्टूडेंट ने रैडबर्ग का अभी लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन को दबा के आप उस लेक्चर को भी बाद में देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जब वापस जाएगा, इस टाइम क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा स्टूडेंट, इमिट करेगा। ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर टू हायर एनर्जी जंप करता है, और जब एनर्जी इमिट करता है तो हायर टू लोअर एनर्जी पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा केवल तभी होगा जब हम बाहर से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करें, अदरवाइज अपने आप इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है उसी में रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर मुझे चेंज ऑफ एनर्जी निकालना है स्टूडेंट डेल्टा ई, तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, जो भी हाइयर होगा उसमें से हम लोअर को घटा देंगे तो हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। एनर्जी कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे अभी हम। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट, ये मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कॉम्पिटिशंस की, तो बोहर्स मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको जरूर अच्छी तरह समझिए। अगला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्या, रेडियस ऑफ एन एटम। कि रेडियस ऑफ एटम, कौन से एटम, रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। अब यहां ये लिखते हैं स्टूडेंट, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होंगे कि सर क्या केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात करते हैं? यस, दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी, कि बोहर्स ने जो रेडियस का, एनर्जी का या वेलोसिटी की बात की है, जो फार्मूले भी मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, यानी जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, वहां पे बोहर्स थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। हम इन फार्मूले को एज इट इज वहां पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, वो हायर क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, जनरल फार्मूला बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। अब आपने सर ये कहां से आया, तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, उसमें मैं इसकी कंप्लीट डेरिवेशन, रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी के ऊपर आपको लेक्चर देने वाला हूं कि वो डिराइव कैसे करेंगे। जनरली क्लासरूम में नहीं कराया था, इसलिए मैं उसको अलग से बना रहा हूं, क्योंकि पेपर में आपको जो लिखना है इतना ही लिखना है, सफिशिएंट है। तो आर एन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेडियस का फार्मूला क्या होता है जो आपको याद रखना है, 52.9 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन
जेड। ये वाला फार्मूला आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। यूनिट्स क्या होंगे? पिकोमीटर। जो मैं बताने जा रहा हूं एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेपर के अंदर आपको पिकोमीटर में अगर पूछा है तो ये फार्मूला, नैनोमीटर पूछा है तो अलग, आंगस्ट्रॉम। हाँ, आपको एक याद हो जाए तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं इसको आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना, तो क्या हो जाएगा? 0.529 जेड एन स्क्वायर नैनोमीटर। मैं चाहता हूं, सॉरी आंगस्ट्रॉम, मैं चाहता हूं इसे नैनोमीटर में, तो 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। तो ये हमें तीन जनरली इस्तेमाल करते हैं, पिकोमीटर, आंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। तो आप बड़े आराम से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है सर एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में या फोर्थ ऑर्बिट में। और जेड यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। अब आपके सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर हाइड्रोजन है तो 1। अब हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात करें, अगर हीलियम प्लस के लिए आपको न्यूमेरिकल आ गया तब हमें जेड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज केवल अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। लिथियम 2 प्लस के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो अगर इनमें से कोई आ रहा है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल क्यों बोलते हैं पहले ही बता चुका हूं आपको, क्योंकि इनके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअल में बोहर्स मॉडल थ्योरी जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर बात कर रही है, जितने फार्मूले उसने दिए हैं। फार्मूलों की अगर बात करें रेडी से, बाकी तो हमेशा इंप्लीमेंट कर रहे हैं हर एक पॉइंट पे। तो ये आपको स्टूडेंट क्या करने हैं? फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं। यहाँ पे एक रिलेशन और क्रिएट होता है, अगर हम ध्यान से देखें कि जो हमारी आर एन की वैल्यू है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। कई बार क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है, जेड की वैल्यू फिक्स रहेगी पर्टिकुलर उसके लिए। अगर जेड कांस्टेंट है तो आर एन क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और अगर मुझे मैं कह रहा हूं R1 अपॉन R2 फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। तो इनके फार्मूले के इस्तेमाल करके हम कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनकी मैं बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इनको याद रखना है, प्रैक्टिस में नेक्स्ट वीडियोस में आपको करवा दूंगा कि कैसे ये फार्मूले यूज होंगे और इनके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ हम केवल बोहर्स मॉडल ऑफ थ्योरी की बात करें। अब अगला जो आपको याद रखना है स्टूडेंट, बात याद रखना है, मैं जितने भी फार्मूले बता रहा हूं, चाहे रेडियस के, चाहे वेलोसिटी के, चाहे एनर्जी के, दे आर ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं हम किसकी? एनर्जी की। अब यहां आपको थोड़ा सा क्रैमिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी का जो जनरल फार्मूला होता है -2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर आपका हाइड्रोजन है स्टूडेंट तो जेड नहीं आता, अपॉन केवल क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर। मैं जितने फार्मूले लेके चल रहा हूं वो दोनों के लिए लेके चल रहा हूं, तब आपको 2-2 3-3 फार्मूले याद ना करे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे वो ये है स्टूडेंट, यूनिट्स, जूल पर एटम। तो जूल पर एटम में अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला क्या होगा? -2.18 10 की पावर -18। अब मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मैं चाहता हूं अर्ग में -2.18 10 की पावर -11 जेड स्क्वायर अपॉन अर्ग पर एटम। मैं चाहता हूं इसी वैल्यू को 313.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? किलो कैलोरी पर मोल। और अगर इसी को मैं चाहता हूं जूल में, किलो जूल में, -312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। और इसी को मैं चाहता हूं जूल में स्टूडेंट, तो -1.312 10 की पावर 6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये हमें सारे ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्यों याद रखने पड़ेंगे? कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें न्यूमेरिकल किस सेंस में पूछा जा रहा है। तो ये सारी वैल्यूज आपको रखने। अब ये फार्मूले कहां से डिराइव हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चीजें आप याद रखें। ये फार्मूले के ऊपर यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जेड क्या है? मैं आपको बता चुका हूं, एटॉमिक नंबर। और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे कि कैसे करेंगे इनका इस्तेमाल। तो यहाँ पे भी अगर हम बेसिक फंडा की बात करें तो बेसिक फंडा जो आपको समझने वाला बस है वो ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम बात करें तो जेड की वैल्यू आपको पता है 1 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। तो यहां से आप चीजों को समझ सकते हैं स्टूडेंट कि इनसे रिलेटेड में प्रैक्टिस बाद में हम करेंगे। E1 अपॉन, जैसे मैं यहां पे बात करूं, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 स्क्वायर अपॉन, सॉरी इनवर्सली है ना, ये आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, फार्मूला बन जाएगा। तो इनका भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। लास्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट वेलोसिटी के लिए जो आपको वैल्यू याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, 2.18 10 की पावर 8। अब ये यूनिट्स ध्यान रखना स्टूडेंट, पहले एक तो यहाँ पे क्या आएगा जेड अपॉन एन, यूनिट्स क्या आएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट्स अगर आपने गड़बड़ कर दिए तो आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यू है वो कब है, सेंटीमीटर पर सेकंड में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या होगा, 2.18 जेड अपॉन एन। सेम वही Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन और Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। सेम वही फार्मूले करके उनके हम न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो फार्मूले और गॉस मॉडल के बारे में आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।